हेलो गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में पढ़ा, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी देखी और मैंने कहा था कि लास्ट टॉपिक इसी से कनेक्टेड है कि हम अब पढ़ने वाले हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस की। अलग अलग कॉम्बिनेशन हो अगर चार्जेस का तो उनके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे होंगे। ठीक है, तो ये देखते हैं यार। देखो टॉपिक तो समझ में आ गया होगा। जैसे अब मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है, फॉर सपोज कि मेरे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ ऐसा दिखता है जो सर्कुलर रिंग्स हैं। बेसिकली क्या है, हमने एक पॉइंट प्रॉपर्टी के फॉर्म में एक पॉइंट पढ़ा था जो कि ये कहता था कि इन अ रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहाँ इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस विल बी क्लोजर टू ईच अदर। ठीक है, एंड इन दी रीजन ऑफ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ वीक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, वहाँ इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस जो होंगे दे विल बी फार्दर अवे फ्रॉम ईच अदर। तो होप तुम्हें ये बात समझ में आ रही है। देखो यार, ये चार्ज के पास, सिंस हमें पता है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है चार्ज के पास ज़्यादा होने वाली है, उसका जो इफेक्ट है, इन्फ्लुएंस है, चार्ज के पास ज़्यादा होने वाला है, तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है। और जैसे जैसे हम इस चार्ज से दूर जाते जाएंगे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता जाएगा। तो देखो यहाँ पे जो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस जो मैंने रिंग्स की फॉर्म में बनाए हैं, वो उनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम है। ठीक है, बहुत क्लोज है एक दूसरे के, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है चार्ज से, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का जो गैप है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया एक पॉइंट चार्ज के लिए। हाँ, ऐसी ही पॉइंट चार्ज जो है इसका, ये मैंने नॉर्मली हर डायरेक्शन में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाई है, जो कि हमेशा आउटवर्ड होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, सिंस ये किसी और एक पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करने वाला है। ऐसी अगर आप नेगेटिव चार्ज के लिए देखो तो सिर्फ यही फर्क आने वाला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर को होंगी, अदरवाइज जो कंसेप्ट है वो सेम रहने वाला है कि इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस नियर द चार्ज जो होगा वो स्ट्रॉन्गर होंगे और दूर जो है इनके बीच में स्पेसेस ज्यादा होंगे। ऐसी देखो आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज के लिए देखते हैं। आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज में क्या है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। मान लेते हैं कि इनका कहीं ना कहीं मैग्नीट्यूड भी अगर सेम हुआ तो, देखो ड्राइंग पे मत जाना, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश ये कर रही हूँ कि इनकी इन्फ्लुएंस में आपस में, तो इनका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो हम पढ़ चुके हैं पहले ही कॉम्बिनेशंस के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, सिंस ये दोनों की इन्फ्लुएंस में तो इनकी नॉर्मल ना होके, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस की नॉर्मल हुआ करती थी, थोड़ी डेविएटेड है क्योंकि ये एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में। हाँ, पर इनका जो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस है वो कहाँ पे कैसे होने वाला है, इसका हमें कैसे पता चलेगा। देखो यार, अब सिंस ये जो इन दोनों के बीच का रीजन है, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो यहाँ ये बीच वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो बहुत ही वीकर होगा, और बीच में न्यूट्रल पॉइंट भी होगा कहीं। तो सिंस बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, इसीलिए इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस के बीच में देखो गैप ज़्यादा है यहाँ पे, रादर देन इसके बैक साइड पे जहाँ कोई रिपल्शन नहीं मिल रहा है इसको। अब ये दूर चला गया ना, तो डिस्टेंस यहाँ पे जो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस होंगे वो क्लोजर होंगे क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। ऐसी सिमिलरली इसके केस में भी ऐसा ही होगा। अब देखो नेक्स्ट केस हमारे पास है फॉर अ इलेक्ट्रिक डायपोल। डायपोल का क्या मतलब है, एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सर्टेन डिस्टेंस से सेपरेटेड है। ठीक है, इस केस में हमारे पास जो इक्विपोटेंशियल सर्फेस है वो कैसे होंगे। तो देखो यार, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। ठीक है, ये बात, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें पता है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है, और एक पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड होती है और एक नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड होती है। ये बात ठीक है। अब सिंस ये रीजन ऐसा है कि यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इलाका है ना, तो यहाँ पे जो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस हैं देखो कितने क्लोजर हैं, एक से सर्फेस से दूसरा सर्फेस कितना क्लोजर है, रादर देन इसकी बैक साइड पे देखो तो कितना गैप है। ठीक है, ऐसे कितना गैप है। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस एक ही पॉइंट पे बेस्ड है कि जहाँ पे जो रीजन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहाँ पे इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस विल बी क्लोजर टू ईच अदर, और जहाँ पे वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहाँ पे दे विल बी फार्दर अवे फ्रॉम ईच अदर। तो देखो यार, एक और पॉइंट रह गया इसमें, फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कोई सपोज करो कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरे पास, ठीक है, तो इस केस में इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस कैसे होंगे। ठीक है, पॉइंट चार्जेस के लिए स्फेरिकल हम इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस देख रहे हैं, पर हमने एक पॉइंट और पढ़ा था कि इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस जो होंगे किसी भी पॉइंट पे वो हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर होंगे। एक प्रॉपर्टी के तौर पे हमने एक पॉइंट पढ़ा था, वो पॉइंट ये था कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी
at any point on equipotential surface will be perpendicular to the surface at that point. ठीक है, ये पॉइंट याद है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी भी पॉइंट पे, और वो पॉइंट कहाँ लाई करता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे. अब देखो ना, कहने का मतलब ये है कि हमेशा हर एक जगह पे इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर ऐसा है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होने वाला है, या वाइस वर्सा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा उसके परपेंडिकुलर होगा. तो हम इससे तो ये पता कर रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट टू राइट है, ठीक है, तो आप मान सकते हो कि इसके परपेंडिकुलर जो है इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस बने हुए हैं. ठीक है, तो फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस कुछ ऐसे होने वाले हैं. इसका सपोज कर लेते हैं पोटेंशियल V1 है, इस सरफेस का पोटेंशियल V2 है, इसका V3 है. तो हमने एक रिजल्ट और पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो -dV/dr के बराबर होता है. ठीक है, तो ये क्या था बेसिकली, dV/dr वॉज द पोटेंशियल ग्रेडियंट. जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे वेरी करता है, मतलब अगर पोटेंशियल जो है डिस्प्लेसमेंट के साथ चेंज होता है, और ये रिलेशन एस्टेब्लिश हुआ था पोटेंशियल के बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में. तो सिंस मैंने कहा है फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का ये मतलब है कि E की वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट है. सपोज कर लेते हैं K है. ठीक है, अब सिंस ये कांस्टेंट है तो मैं dV को KR की टर्म्स में लिख सकती हूँ. हाँ, अब देखना इसमें माइनस साइन का मैंने क्या किया है, देखो यहाँ नेगेटिव साइन भी है यहाँ पे, लेकिन मैं कांस्टेंट अगर मान लूँ तो मैं कांस्टेंट के साथ ही, अगर सपोज कर लो एक बार के लिए नेगेटिव मैंने एडजस्ट कर दिया, तो dV जो है इक्वल्स टू KR हो गया. या फिर यूं कह सकती हूँ कि dV जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dr है. इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ने वाली है वैसे वैसे पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा. जैसे कि V3 का जो पोटेंशियल है, अब देखो ना डिस्प्लेसमेंट जैसे जैसे बढ़ेगी, 1 से 2, फिर 2 से 3 और 1 से 3 तक की डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है, तो V3 का जो पोटेंशियल होगा वो ग्रेटर होगा V2 के पोटेंशियल से और V1 के पोटेंशियल से. ये जस्ट एक पॉइंट था तुमको समझाने के लिए कि dV और dr में भी थोड़ा रिलेशन होता है अगर हम E कांस्टेंट कर दें तो हम अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं. तो देखो यार, नेक्स्ट टॉपिक है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है हमें फॉर अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस. तो हम बिफोर बिगनिंग की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है उससे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल तो पढ़ चुके हैं कि पोटेंशियल क्या होता है. तो पहले मैं तुम्हें डेफिनेशन बताती हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की, उसके बाद हम समझेंगे कि टॉपिक क्या कहना चाहता है और हम क्या डिराइव करने वाले हैं. ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ सपोज 2 चार्जेस, ठीक है, इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन. इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing the charges from infinity to respective points in the electric field. समझ में आई कुछ बात? देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशंस दे आर वेरी वेरी सिमिलर टू ईच अदर. ठीक है, डिफरेंस में मैं तुम्हें बताती हूँ. तो पहले तो ये डेफिनेशन ही कहती है कि इट इज ऑल्सो एन अमाउंट ऑफ वर्क डन, कि कोई ये भी एक अमाउंट ऑफ वर्क डन ही है. वो क्या है, कौन सा वर्क डन है, जो कि एक चार्ज को इन्फिनिटी से एक पॉइंट पे लाने के लिए करना पड़ रहा है, जो कि किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में लाई करता है. ठीक है, किसी के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाई करता है. तो अब देखो इन दोनों डेरिवेशन में, इन दोनों की डेफिनेशन जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में क्या फर्क हुआ. पहली बात तो वहां जो पोटेंशियल था वहां पे हमने डेफिनेशन में कहा था कि एक टेस्ट चार्ज को हम लेके आ रहे हैं. इस बार डेफिनेशन में ऐसे कोई टेस्ट चार्ज का हमने ऐसे कंसीडर नहीं किया है कि टेस्ट चार्ज है. ठीक है, एक तो पॉइंट ही है. और दूसरा पॉइंट ये है कि बेसिकली ये सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए होती है. जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, हम याद रखने के लिए थोड़ा ऐसे कह सकते हैं कि कोई एनर्जी निकाल रहे हैं हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो वो सिस्टम ऑफ चार्जेस, सपोज करो एक रीजन में बहुत सारे चार्जेस पड़े हैं, तो उनको जो है सारे के सारे इन्फिनिटी में पड़े हैं. ठीक है, सारों को एक एक करके एक पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, किसी को दूसरे पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी से किसी को लेके आ रहे हैं, एक सिस्टम ऑफ चार्जेस को हम लेके आ रहे हैं. तो पूरे सिस्टम की एनर्जी की बात हो जाती है, तो हम उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस. अभी इस केस में मैंने सिर्फ 2 ही चार्ज लिए हैं. तो देखो इसमें करना क्या है, हमें ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मैथमेटिकली डिराइव करनी है कि क्या होने वाली है. ठीक है, अगर किसी को कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो मुझे बता देना एक बार. हो सकता है ये टॉपिक तुम्हें
तुम्हें डाउट आए उसमें या कुछ ढंग से ना भी क्लियर हो तो मैं दोबारा तुम्हारे लिए रिपीट कर दूंगी। ये जो है ना, इसमें हम पोटेंशियल और इसमें सिर्फ यही डिफरेंस है कि हम वहां पे टेस्ट चार्ज का कंसीडर कर लेते थे, यहाँ हमने डेफिनेशन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया। और दूसरी बात जो मेन पॉइंट है कि हम सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं कि इन्फिनिटी से एक पॉइंट पे लेके आने के लिए कितनी एनर्जी लगने वाली है सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए, बहुत सारे चार्जेस के लिए। तो इन केस अब मैं कह रही हूं कि इफ वी कंसीडर टू चार्जेस Q1 एंड Q2, ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, ठीक है, वी कंसीडर बोथ दिस चार्जेस, ठीक है, एंड एट इन्फिनिटी दे आर लोकेटेड एट इन्फिनिटी। फर्स्टली ब्रिंग Q1 चार्ज, हम क्या करते हैं पहले Q1 चार्ज को उसके रिस्पेक्टिव पोजीशन पे लेकर आते हैं जो कि है A पोजीशन, ठीक है ये बात। तो A पोजीशन पे लाने के लिए बेसिकली हमने पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या पढ़ी, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, है तो वर्क डन ही ना, तो हम उसका वर्क डन निकालते हैं पहले। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता था, W1 इक्वल्स टू Q1 इंटू V। अब याद करो हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी पोटेंशियल की डेफिनेशन पढ़ी थी कि वर्क डन अपॉन में यूनिट चार्ज, यही पढ़ी थी ना। तो यहां से वर्क डन कितना होगा, उसका पोटेंशियल इंटू में चार्ज, ठीक है, यही बात थी। तो मैंने यही लिखा है यहाँ पे वर्क डन 1, मतलब कि Q1 चार्ज को लेके आने में कितना होगा, Q1 इंटू में पोटेंशियल। अब देखो यार, अगर तुम्हें डेफिनेशन याद हो तो पहले तो मैं एक नेक्स्ट पॉइंट इसका लिख देती हूँ, फिर मैं उस पॉइंट पे आऊंगी। ये Q1 इंटू 0 होने वाला और ये वर्क डन 0 होने वाला है। अब तो मुझसे पक्का पूछने वाले हो कि ये 0 कैसे हो गया, पोटेंशियल 0 है, क्यों 0 है? तो पहले तो मैं बता दूं, भूल जाओ कि यहाँ कोई Q2 चार्ज भी पड़ा है, उसको हमने बाद में लेके आना है, एक एक करके लेके आएंगे। पहले हम इन्फिनिटी से Q1 चार्ज को लेके आ रहे हैं। अब वो पोटेंशियल की डेफिनेशन याद करो जो हम एक सिंगल चार्ज के लिए पढ़ते थे, वो क्या थी कि हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जो है इन्फिनिटी से किसी के इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आते थे तो हम वर्क डन करते थे। क्योंकि हम किसी के इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आ रहे थे, क्योंकि वो उसको रिपेल करने वाला था सोर्स चार्ज दूसरा, इसीलिए हमें वर्क डन करना पड़ रहा था, ठीक है। और क्योंकि जो सोर्स चार्ज था उसका अपना पोटेंशियल था, ठीक है ना, उसका अपना चार्ज था, क्योंकि वो रिपेल कर रहा था इसलिए वर्क डन करना पड़ रहा था, ठीक है। तो उस केस में हमने क्या किया था, पोटेंशियल का जो फॉर्मूला पढ़ा था, किसी भी एक टेस्ट चार्ज के लिए जो हम पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ रहे थे वो KQ/R पढ़ रहे थे। तो लेट मी टेल यू, इसमें यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड 1 होता था क्योंकि यूनिट पॉजिटिव होता था, और ये जो पोटेंशियल होता था इसमें ये जो होता था ये सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड होता था, ये सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड होता था, ठीक है ये बात। तो मतलब पोटेंशियल किसकी वजह से होता था, सोर्स चार्ज की वजह से। अब देखो मैं Q1 को इन्फिनिटी से लेके आई हूँ ए पॉइंट पे, क्या यहाँ पे इससे पहले कोई और चार्ज अवेलेबल था, नहीं था, ठीक है, इससे पहले कोई चार्ज अवेलेबल नहीं था, तो यहाँ पे पोटेंशियल कैसे होगा, मतलब कोई रिपल्शन तो है नहीं, इसको वर्क डन किस लिए किया जाए। इट मीन्स कि यहाँ पे जो पोटेंशियल था, पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला था, KQ/R। क्यू कोई पड़ा है यहाँ पे, कोई और सोर्स चार्ज दिख रहा है, अभी Q2 को तो हम बाद में लेके आएंगे, नहीं है ना, इसीलिए V की वैल्यू यहाँ पे 0 है और वर्क डन जो है 0 है, कि कोई वर्क डन नहीं होगा। अब बड़े आराम से हम इसको लेके आ सकते हैं। और इफ सपोज अब हम Q2 चार्ज की बात करें तो Q2 के लिए कितना वर्क डन होगा, ठीक है, वो W2 होगा, और W2 का फॉर्मूला क्या होगा, Q2 इंटू V2 फॉर्मूले से, जैसे हम V का फॉर्मूला अभी मैंने बताया, वर्क डन अपॉन में चार्ज। तो जिस चार्ज को लेके आ रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर दिया पोटेंशियल। अब देखो ये पोटेंशियल कौन सा है, अब इसको हम टेस्ट चार्ज मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, वो डेफिनेशन से हमें जल्दी समझ में आता है कि ये भी उस टेस्ट चार्ज को हम लेके आ रहे हैं, ठीक है। इसका अपना मान लिया, इसका कोई मैग्नीट्यूड भी होगा आपस में, पर इसको हम लेके आ रहे हैं तो हम किसी और की फील्ड में लेके आ रहे हैं इसको। वो फील्ड किसका है, अब वो फील्ड Q1 का है, क्योंकि Q1 तो यहाँ आ चुका है। अब ये सोर्स चार्ज का काम करने वाला है, तो ये जो V2 की वैल्यू होगी वो KQ1/R होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें सब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और बहुत ही मतलब एक सिली मिस्टेक भी नहीं है, बट एक बहुत जनरल मिस्टेक है जो कि बच्चों को कंसेप्ट समझने में थोड़ा दिक्कत आती है। बट नो वरीज, मैं दोबारा बताती हूँ कि V2 जो है ना, वो पोटेंशियल किसकी वजह से होगा, Q1 की वजह से। एक सोर्स चार्ज Q1 जो यहाँ आ चुका है ऑलरेडी, उसकी वजह से Q2 को वर्क डन करना पड़ेगा यहाँ तक आने में। तो Q2 इंटू मैं यहाँ फॉर्मूले में पुट कर देती हूँ KQ1/R। तो ये क्या होगा, KQ1Q2/R, ठीक है ये बात। तो ये होने के बाद अगर मैं सिस्टम के लिए
टोटल वर्क डन निकालूं, टोटल वर्क डन क्या होगा, W1 प्लस W2, ठीक है। तो 0 प्लस के की वैल्यू 1/4πε, मैं सिर्फ इसको और इसको ऐड किया है, मतलब इसको और इसको ऐड किया है, 1/4πε0 वैल्यू रख दी के की, Q1 Q2 अपॉन R। तो दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। अभी देखो मैंने इसमें कोई मैग्नीट्यूड से डिवाइड नहीं किया है। उसमें हम क्या करते थे सिंपल पोटेंशियल में कि उसके मैग्नीट्यूड से भी वर्क डन को हम लास्ट में मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, क्योंकि हम बोलते थे यूनिट चार्ज को हम लेके आ रहे हैं इन्फिनिटी से। तो मैं बता दूं मेजर डिफरेंस जो मैंने अभी बताया था, इसमें कोई यूनिट चार्ज नहीं है, इसमें मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है चार्ज का। बात सिर्फ इतनी है कि सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए होता है, इसमें इन्फिनिटी से किसी के इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लेके आते हैं। तो ये टोटल वर्क डन हो गया। तो हम इस वर्क डन को या फिर इसकी पोटेंशियल एनर्जी को यू से लिख देते हैं, ठीक है, यू से डिनोट करते हैं ज्यादातर, और ये होती है के Q1 Q2 अपॉन आर। ये आप जैसे फॉर्मूला है जिसको अच्छा होगा कि आप इसको याद कर लो, बहुत छोटा सा फॉर्मूला है एक सिस्टम ऑफ चार्ज। सपोज कर लो कोई 2 चार्ज हैं तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो आपको याद होना चाहिए कि के Q1 Q2 अपॉन आर फॉर्मूला होता है। आई गेस इसमें थोड़ा हमने कंसीडरेबल अमाउंट में पढ़ लिया है। तो हम नेक्स्ट जो टॉपिक करने वाले हैं वो है गॉस लॉ। तो मैं इस वीडियो में स्टार्ट ना करके उसको नेक्स्ट वीडियो से ही लूंगी, क्योंकि आई गेस उसको समझाते समझाते वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, फिर वो अपलोड करने में थोड़ा दिक्कत आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम गॉस लॉ करेंगे।